Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss the summary of this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This chapter is very interesting in which author discusses his sea journey, जिसमें author अपनी sea journey के बारे में बताता है, उसके experiences के बारे में बताता है. So now let's discuss. We are not afraid to die, written by Gordon Cook and Ellen East. We are not afraid to die, ये जो चैप्टर है वो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया. The story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. ये जो स्टोरी है वो एक 37-year-old businessman है, उनके द्वारा लिखी गई है. Who is the narrator of the story? जो इस स्टोरी के नरेटर है. Now you will see in this picture, ये इस पिक्चर इस स्टोरी के राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. He has a wife named Mary and 2 children. उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था मैरी एंड 2 बच्चे थे उनके. जोनाथन एज 6, जोनाथन जो बॉय था ही वॉज ऑफ 6 years old, उसकी एज जो थी वो 6 years थी. एंड सुजैन एज 7, और सुजैन जो बेटी जो डॉटर थी उसकी एज जो है वो 7 years old थी. He and his wife both dream of a voyage around the world on the ship Wave Walker, which is a 23-meter long 30-ton wooden hull, just like that of famous कैप्टन जेम्स कुक. एक्चुअली एक बहुत ही फेमस कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी. तो उन्हीं की तरह इनका भी और इनकी वाइफ का एक सपना था कि उनकी तरह ये भी पूरे वर्ल्ड का वोयाज करें, पूरे वर्ल्ड की जो है वो शिप यात्रा करें. सो ही एंड हिज वाइफ He and his wife both dream of a voyage. उनका और उनकी वाइफ का ये सपना था voyage around the world on their ship. On their ship means अपने शिप पर, कि उनका एक अपना शिप हो और उस शिप पर वो पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया की शिप यात्रा करें. ठीक है. एंड ना उस शिप का जो उन्होंने नाम रखा था वेव वॉकर, विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग, जो 23 मीटर लॉन्ग था, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी. एंड 30 टन वुडन हल, और उसका जो वुडन हल जो था वो 30 मीटर्स का, 30 टन का था. जस्ट लाइक दैट ऑफ अ फेमस कैप्टन जेम्स कुक, जिस तरह से फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड की शिप यात्रा की थी, वो याद किया था. तो उसी तरह से इनकी और इनकी वाइफ का भी एक सपना था कि वो भी पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करें, शिप यात्रा करें. द होल family started sailing from Plymouth, England on July 1976. A very important word. From here sailing was started. अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा, प्लेमाउथ इंग्लैंड. द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग, पूरी फैमिली ने सेलिंग मीन्स अपनी जो शिप की जो यात्रा थी वो उसको स्टार्ट किया था प्लेमाउथ इंग्लैंड से. प्लेमाउथ इज़ अ प्लेस ऑफ इंग्लैंड. On July 1976, remember this date also, July 1976. The initial phase of the 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. और स्टार्टिंग, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, फेज मीन्स यहाँ पे ईयर, साल के लिए यूज़ हुआ है. तो स्टार्टिंग की उनके जो 3 साल थे उनकी जर्नी का, जो स्टार्टिंग फेज हम जिसको बोलेंगे, तो उनकी जर्नी का, उनकी शिप की यात्रा का, वोयाज का जो स्टार्टिंग के उनके जो 3 साल थे, दैट वाज वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक जिसको बोलेंगे. तो वो 3 साल थे उनके बहुत अच्छे गए, अफ्रीका टू केप टाउन. इट वॉज प्लीजेंट, ये बहुत ही प्लीजेंट था. वाइल हीडिंग ईस्ट, लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, अलॉन्ग विथ 2 न्यूली हैड क्रू मैन, स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन. उन्होंने क्या, एक तो इनकी फैमिली में कौन कौन था, एक तो राइटर खुद था, ऑथर खुद था, उसकी वाइफ मैरी थी, उसका एक बेटा था 6 year old जोनाथन, और उसकी एक बेटी थी सुजैन, जिसको शॉर्ट नेम में उसको सू बोला जाएगा. उसके साथ साथ ही इन्होंने 2 क्रू मैन को भी हायर्ड किया था. तो ये सब लोग जैसे ही थे, मतलब टोटल 6 थे उनके शिप में, एक तरह से ऐसे मानो. तो वाइल हेडिंग ईस्ट, जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ते चले गए, अलॉन्ग विथ
टू न्यूली हायर्ड क्रूमैन, जो उन्होंने 2 नए क्रूमैन्स को भी हायर किया था। स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम एंड देयर सर्वाइवल बिकम आ क्वेश्चन। जो स्ट्रॉन्ग जो वेव्स थी, लहरें थी, मीन्स अभी तक जो अफ्रीका से लेके केप टाउन तक उन्होंने अपनी जो शिप की जो यात्रा की है, वो याद जो था उनका, सो दैट वाज वेरी प्लीजेंट, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ने लगी। जो वेव्स थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी और वो इनके शिप को हिट करने लगी, मीन्स वो टकराने लगी। एंड देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहना। तो अब उनका जिंदा रहना जो था वो क्वेश्चन बन गया था। मीन्स अब उनकी जहाज़ के सामने मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट, ये स्टोरी हमें बताती है हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव्ड टिल द एंड, कि स्टोरी के लास्ट तक, जब तक उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर लिया, तो किस तरह से दे फॉट ईच डे, हर दिन उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने से मतलब है कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। एंड सर्वाइव्ड टिल द एंड, और लास्ट तक, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच गए, तब तक उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया। सो दैट वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। ये इस स्टोरी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नाउ कम टू द समरी, अब हम समरी को डिस्कस करते हैं। द नरेटर एंड हिज वाइफ, नरेटर और उसकी पत्नी वाइफ प्लान अ वोयाज अराउंड द वर्ल्ड, एक वोयाज का, एक शिप यात्रा का, मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो वो शिप यात्रा पर जाना चाहते थे उसका वो एक प्लान बनाते हैं। जस्ट लाइक फेमस कैप्टन कुक, जो एक फेमस कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने कभी एक वोयाज किया हुआ था, तो उनका है वो डुप्लीकेट बनना चाहते थे, उनकी ही तरह वो शिप यात्रा करना चाहते थे। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 6 years। अब दे यहाँ किसके लिए आया हुआ है? ऑथर के लिए और उनकी वाइफ के लिए। तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी करना, वो तैयारी कर रहे थे। एंड परफेक्टिंग, और अपनी जो स्किल जो थी उसको और ज़्यादा परफेक्ट कर रहे थे। फॉर द पास्ट 16 years, पिछले 16 सालों से, मीन्स वो पिछले 16 सालों से वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ और उस जाने के लिए उस स्किल्स को और ज़्यादा परफेक्ट कर रहे थे। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग, उन्होंने एक शिप लिया, खरीदा, बनवाया। एक्चुअली वो प्रोफेशनली उन्होंने वो शिप बनवाया था। विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी। एंड वेज 30 टन वुडन हल्ड, और 30 टन का वुडन हल्ड था। व्हाट इज वुडन हल्ड? लकड़ी की पतवार, है ना, जिससे नाम नहीं देखा है, जैसे जो छोटी छोटी सी बोट होती है वो लकड़ी के जो पानी को जिस तरह से वो हेल्ड करते हुए जाते हैं, तो वो 30 टन का उनका वुडन हल्ड था। नेम वेव वॉकर, और जो शिप जो था उसका क्या नाम था? वेव वॉकर। दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स, और कई महीनों तक उन्होंने इस शिप को रफ वेदर में भी टेस्ट किया। वह दे टेस्टेड इट, उसका टेस्ट उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो इस चीज़ को एग्जामाइन करना चाहते थे कि जब वो पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, पूरे भ्रमण यात्रा पर अपने जाएंगे शिप की, तो ऐसा ना हो कि बीच में ये कहीं पर खराब हो जाए। तो उस चीज़ को पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले से ही उन्होंने उसको कई बार टेस्ट किया, कई मंथ्स तक। In July 1976, they all start their journey from Plymouth, England. उन सभी ने, मीस ऑथर ने, उनकी पत्नी ने और उनके 2 बच्चों ने, उन्होंने प्लेमाउथ इंग्लैंड से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। They sailed from Africa to Cape Town, which was quite a pleasant journey. जब उन्होंने अफ्रीका से लेके केप टाउन तक गए, जो कि बहुत ही अच्छी जर्नी थी। बिफोर हीडिंग ईस्ट, और बिफोर हीडिंग ईस्ट मीन्स ईस्ट तक पहुंचने से पहले। लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे थे तो उनकी परेशानियां जो थी, उनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ने लगी। द नरेटर हायर 2 क्रूमैन, नरेटर ने 2 क्रूमैन्स को हायर किया। लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर, वो 2 कौन कौन थे? लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर।
टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी। क्यों उनको उन्होंने हायर किया था? ताकि वो टैकल करने में उनको हेल्प कर सके द रफेस्ट सी सदर्न इंडियन ओशियन, क्योंकि सदर्न इंडियन जो ओशन है ना, ये बहुत ही रफेस्ट सी माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जो वेव्स हैं, यहाँ पर जो लहरें हैं, वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो इस चीज़ से उनको लग रहा था कि जब ये दो क्रू मैन को हायर करेंगे, सो दैट दे विल हेल्प देम इन बैड सिचुएशन। जब कोई भी उनकी बैड सिचुएशन आएगी तो वो उनको हेल्प करेंगे। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे। अब जैसे जैसे वो सदर्न ओशियन में आने लगते हैं तो उनकी परेशानियां जो वो बढ़ने लगती हैं। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे। अब दूसरे दिन वो मिले, किससे मिले? स्ट्रॉन्ग वेव्स। अब जो वेव्स जो थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और बड़ी बड़ी हो गई, अलार्मिंग हो गई ड्यूरिंग द सेकेंड डे, दूसरे दिन। बाय December 25 और 25 दिसंबर दे ऑल मैनेज टू रीच 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और 25 दिसंबर तक वो केप टाउन के ईस्ट में पहुंचने में सफल हो गए, या कैसे भी उन लोगों ने मैनेज किया। द फैमिली सम हाउ मैनेजेस टू सरपास द बैड वेदर एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। अब पूरी फैमिली ने किसी तरह से, समहाउ मीन्स किसी तरह से मैनेज किया, टू सरपास द बैड वेदर, जो ख़राब मौसम था उससे किसी तरह से वो लोग बाहर निकले, अपने आप को मैनेज किया और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। वेदर चेंजेस फॉर द वर्स एंड ऑन जनवरी 2 द बिग वेव्स हिट देम। अब वेदर जो था ना, वो अब चेंज होने लगा था। किसके लिए चेंज होने लगा था? ख़राब होने के लिए। मीन्स अब दिन पर दिन मौसम जो है, वेदर जो है, वो और ज़्यादा ख़राब होने लगा था। और 2 जनवरी तक बहुत बड़ी बिग बेस, बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें जो थी वो उनको हिट कर रही थी, उनकी जहाज़ से टकरा रही थी। दे ट्राई टू स्लो द शिप down by preparing a storm jib and hit a heavy mooring rope in a loop across a stern, but it doesn't help much. अब उन्होंने क्या किया? They try to slow the ship. अब शिप को उन्होंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। एंड ड्रॉपिंग स्टोम जिब, और जो स्टोम जो जिब होती है उसको उन्होंने ड्रॉप किया। एंड हिट अ हैवी मोर्निंग रोप, और जो मोर्निंग जो रोप थी उसको उन्होंने डाला इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अक्रॉस द स्टर्न मीन्स जहाज़ का जो पिछला वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टर्न, बैक पार्ट ऑफ द शिप। मोर्निंग रोप क्या होती है? अ रोप दैट इज यूज टू सिक्योर अ बोट और अ शिप टू फिक्स स्ट्रक्चर एज डॉक और एंकर पॉइंट। जो डॉक्स और एंकर पॉइंट पर जो फिक्स करने के लिए, शिप को सिक्योर करने के लिए जिस रस्सी से हम लोग बांधते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मोर्निंग रोप। और स्टोम जिप क्या होता है? एक सेल दैट इज यूज इन हैवी वेदर कंडीशन। एक सेल जो कि बहुत हैवी वेदर कंडीशन में उनको यूज़ किया जाता है। दैट डिज़ाइन टू हेल्प द सेलर नेविगेट इन एडवर्स कंडीशन और स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है नेविगेटर्स की, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तो उसको उनको बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए वो स्टोम जिप को यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? दे ट्राई टू स्लो द शिप। उन्होंने सोचा कि चलो शिप को हम कंट्रोल कर लेते हैं बाय ड्रॉपिंग द स्टोम जिप। जो स्टोम जिप जो थी उसको ड्रॉप करके एंड हिट अ हैवी मोर्निंग रोप, और एक जो रस्सी जो थी, है ना, रस्सी का समझ में आ गया? मोर्निंग रोप का मतलब क्या हुआ? एक रस्सी, अ रोप दैट इज यूज टू सिक्योर अ बोट और शिप, जो बोट और शिप को सिक्योर करने के लिए बांधी जाती है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ मोर्निंग रोप टू द एंकर पॉइंट और डॉक्स। एंड बट इट डजेंट हेल्प मच, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उनकी मदद नहीं हुई। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देख लीजिए, ये जो रोप्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ मोर्निंग रोप एंड दे आर टाइड बाय द शिप। ये शिप को इन्होंने टाई किया है बाय द एंकर्स। ये जो एंकर जो पॉइंट होते हैं, वहाँ पर शिप को बांधने के लिए जिस रस्सी को हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मोर्निंग रोप। तो उन्होंने मोर्निंग रोप को भी उन्होंने यूज़ किया, जिससे कि वो शिप को थोड़ी देर के लिए स्लो कर सकें।
They carry their life raft drill, attached lifelines, life jackets and oil skins. उसके साथ ही उन्होंने जो लाइफ ड्राफ्ट जो ड्रिल था उसको भी उन्होंने कैरी किया, अटैच लाइफ लाइन्स जो लाइफ लाइन्स थी उसको भी उन्होंने अटैच किया, एंड डोन लाइफ जैकेट जो लाइफ जैकेट्स थी उसको पहना, एंड ऑयल स्किन्स को यूज़ किया। ऑयल स्किन्स का मतलब क्या, अब थिक बहुत ही मोटा सा थिक एक कपड़ा होता है, एंड दैट इज़ जिसको हम उसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर दी जाती है, सो दैट इट विल बी ऑयल, जैसे जिसको होता है ना वो ऑयल प्रूफ हो जाता है, जब कोई भी पानी वगैरह ज़्यादा पड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से दे कैरी देयर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, उसको उन्होंने कैरी किया, अटैच लाइफ लाइन्स को अटैच किया, एंड डोन लाइफ जैकेट्स उसको उन्होंने पहना, एंड ऑयल स्किन्स। लेटर इन द इवनिंग, और बाद में इन द इवनिंग शाम को, अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक द शिप, एक बहुत बड़ी वर्टिकल और ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी शिप वेव जो थी वो उनके शिप से टकराई, एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। अब यहाँ पर आप देखिए थ्रोन ऑफ भी दिया गया और फ्रॉम भी दिया गया है। तो थ्रोन ऑफ जो है ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स उठाकर फेंक देना। एक्चुअली पैसिव वाइज में सेंटेंस यूज हुआ है, तो थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप, और फ्रॉम क्यों यूज हुआ है, क्योंकि शिप से अलग हुआ है। तो द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप, नरेटर जो था वो शिप से बाहर फेंक दिया जाता है। तो कैसे फेंक दिया जाता है, बाई द वेव्स, जो लहरें जो थी वो ह्यूज वेव्स जो थी जब उनके शिप से टकराई तो वो अचानक से जो शिप से बाहर गिर गया, फेंका गया अपने आप से, सिंपल सा। He accepts his approaching death and starts losing consciousness. अब उसने ये accept कर लिया था, राइटर ने स्वीकार कर लिया था his approaching death. approaching death means अब उसको जो death है, अपनी जो मृत्यु है, वो death उसको अपने सामने दिख रही थी, तो उसको अब ये कंफर्म हो गया था कि अब वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। सो ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, उसने अपनी अप्रोचिंग जो सामने जो डेथ जो दिख रही थी ना उसको एक्सेप्ट किया, एंड स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस, और धीरे धीरे उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो लूज होने लगी, मीन्स वो बेहोश होने लगा। व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, और शिप अभी ओवरटर्न होने वाला ही था। अबाउट टू का यूज़ कब होता है, जब हम वाले का यूज़ करते हैं। सो द शिप इज़ अबाउट टू ओवरटर्न, शिप जो है अभी ओवरटर्न होने ही वाला था। अ ह्यूज वेव हिट अगेन, फिर से एक बहुत बड़ी वेव आई, एंड टर्न इट राइट बैक, और इसको राइट बैक कर दिया, मीन्स फिर से उसको राइट बैक कर दिया। ही सफ़र्स इंजरीज इन रिब्स इन माउथ, और उसने सफ़र्स मीन्स परेशानी कष्ट सहना, इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ, और उसकी जो रिब्स जो थी, उसकी जो पसलियाँ थी उसके बॉडी की, तो वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी, क्रैक्ड हो गई थी, टूट गई थी, एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विथ ब्लड, और उसके मुंह में पूरा खून आ गया था। ही गिव्स द रेल गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, धीरे धीरे उसने कैसे भी, ग्रेप्स मीन्स पकड़ना, तो ही ग्रेप्स द रेल गार्ड रेल, जो जैसे भी उसने ग्रेप मीन्स पकड़ना, सी इन दिस पिक्चर दिस इज गार्ड रेल। जब गार्ड रेल मीन्स वो शिप के किनारे जो रहती है ना, जो किसी भी को प्रोटेक्ट करती है आने जाने वाले को, दिस इज कॉल्ड एज अ गार्ड रेल। सो ही ग्रेव्स द गार्ड रेल, तो उसने जो ग्रेव मीन्स पकड़ना बहुत तेज़ी से, तो अब बहुत तेज़ी से तो क्या पकड़ा होगा, मतलब जितनी भी उसमें ताकत थी तो उसने पकड़ा। ही ग्रेव्स द गार्ड रेल, उसने गार्ड रेल को पकड़ा, एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, और शिप का जो मेन जो बूम था वहाँ तक वो धीरे धीरे से पकड़ कर वहाँ पर आया। एक्चुअली बूम के ना दो मीनिंग होते हैं, एक तो बूम मीन्स होता है अ लाउड डीप साउंड, जो बहुत तेज जो आवाज़ होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ बूम। बट शिप के लिए जब हम बूम वर्ड का यूज़ करते हैं तो इट मीन्स होता है अ पोल दैट कंट्रोल्स एन एंगल और सेल ऑफ द शिप, जो शिप के जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस पोल का यूज़ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ बूम। तो उसने जो गार्ड रेल था उसको पकड़ा, और धीरे धीरे जो था वो शिप का जो मेन जो बूम था, मेन का जो पोल था वहाँ पर, वो जैसे भी आया। He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realized that the ship has water in the lower parts. ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना, बोलना, बताना। उसने अपनी वाइफ मैरी को निर्देश दिया, उससे कहा
टू गार्ड द व्हील, कि कैसे भी वो व्हील की रक्षा करे, उसको पकड़े। बिकॉज ही रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट, क्योंकि शिप का जो लोअर पार्ट है उसमें पानी भर गया है। हिज क्रूमैन स्टार्ट पंपिंग आउट ऑफ द वाटर। पंपिंग आउट मीन्स बाहर निकालना। तो उसके जो दो क्रूमैन थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया पंपिंग आउट द वाटर, पानी को बाहर निकालना शिप से। द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस केबिन एंड चेक्ड ऑन देम। अब नरेटर जो है वो अपने बच्चों के केबिन में गया, केबिन इन द सेंस कि वहाँ पर जो रूम था वहाँ पर गया जहाँ पर उसके दोनों बच्चे थे, एंड चेकड ऑन देम, और उनको चेक किया। क्या चेक किया कि वेदर दे आर ऑल राइट और नॉट, वो सही कंडीशन में है या नहीं, या उनको भी कुछ चोट लगी है। हिज डॉटर, उसकी बेटी सू, इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द बम्प ऑन हर हेड। उसकी बेटी ने उनको इन्फॉर्म किया अबाउट द बम्प, उस बम्प के बारे में, ऑन हर हेड, जो उसके हेड में लग गया था, मीन्स उसके सिर में चोट लगी थी और उसके सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। विच ही इग्नोर्स, जिसको वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज़ टू सेव द शिप, क्योंकि उनकी जो मेजर कंसर्न थी, मेजर चिंता जो थी उस समय क्या थी कि सेव द शिप, कि किस तरह से शिप को बचाया जाए। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स। गैपिंग होल्स मीन्स जहाँ पर गैप था वहाँ पर छेद हो गया था, तो उसने उसको वाटर प्रूफिंग किया। वाटर प्रूफिंग करने से वही ऑयल स्किन्स वगैरह उसने वहाँ पे लगाया होगा, वही कपड़ा जिसको हम ऑयलिंग कर देते थे। तो नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, वो जो गैपिंग होल्स जो थे जहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े से छेद हो रहे थे और जहाँ से पानी आ रहा था, सबसे पहले उसने उसको कंट्रोल किया। दिस मेक्स वाटर डेविएट ऑन द राइट साइड। अब इससे क्या हो गया कि उसने जो गैपिंग होल्स को, जैसे उसने उसको वाटर प्रूफिंग किया, उनको जो बंद किया कि वहाँ से पानी ना आए, तो पानी जो था वो किस तरफ को डेविएट हो गया, राइट साइड को डेविएट हो गया। The hand pump gets blocked due to the debris and electric pump gets short circuited. अब जो हैंड पंप था उसमें कचरा आ गया, वो ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि पानी में जितना भी कचरा, डेब्रिस मीन्स कचरा होना, तो वो छोटा मोटा जो भी कचरा था वो उस उनके पंप में आ गया, हैंड पंप में, और वो हैंड पंप जो था वो ब्लॉक हो गया। एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया था क्योंकि उसमें पानी आ गया था। However, फिर भी he later finds a spare electric pump and connects it to the drain the water. लेकिन फिर भी, however means फिर भी, कैसे भी, he later finds a spare electric pump. spare means पड़ा होना, बेकार का, तो कहीं भी एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा था, उसको उन्होंने ढूंढा एंड उसको कनेक्ट किया टू ड्रेन द वाटर, उस पानी को बाहर निकालने के लिए। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, और वो पूरी रात, ऑल नाइट मीन्स इतनी लंबी जो रात थी, वो पूरी रात पानी को बाहर निकालते रहे। देयर मेड ए कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई चलो मेड ए कॉल्स किया जाए, बट मेड ए कॉल्स का भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय द मेड ए कॉल्स? मेडे कॉल्स एक्चुअली एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रेस सिग्नल होता है दैट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। जब आपके जीवन से कोई संबंधित, आपको लग रहा कोई खतरा है, तो उसको जो इमरजेंसी के लिए आप जो सिग्नल्स देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडे कॉल्स, एंड प्राइमरली इट इज़ यूज बाय द पायलट्स एंड द माइनर्स। और जो पायलट्स और जो माइनर्स होते हैं उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। सो देयर मेडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड। जो मेडे कॉल्स थे उनको भी उनसे भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? दे आर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के सबसे रिमोट एरिया पर या रिमोट कॉर्नर पर थे जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं पहुँच रहा था। सू ऑन द अदर हैंड, जबकि सू ऑन द अदर हैंड हैज़ नाउ सोन ब्लैक आई एंड डीप कट इन हर आर्म। उनकी बेटी जो 7 years old थी, हैज़ नाउ सोलन ब्लैक आई, उसकी आँख में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और वो काली हो गई थी पूरी। डीप कट इन हर आर्म, और उसकी हाथ में भी, उसके आर्म में भी एक डीप कट आ गया था। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरीज, शी टेल्स हिम शी डिडंट वांट हिम टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर, जब उनके फादर ने, ऑथर ने अपनी बेटी से पूछा
अबाउट हर इंजरीज, कि उसको इतनी सारी इंजरीज लग गई हैं, तो उसने क्या जवाब दिया? शी टेल्स, उसने कहा शी डजंट वॉन्ट हिम टू वरी, क्योंकि वो उनको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, एज ही वॉज ट्राइंग टू सेव दैम, क्योंकि जैसे कि वो पहले ही उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, 15 घंटे बाद द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल थी। नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट, अब नरेटर ऑथर ये डिसाइड करता है टू वर्क इन रोटेशन, कि अब जो काम करेंगे वो रोटेशन में करेंगे और रेस्ट करेंगे। मीन्स पहले 2 घंटे कोई काम करेगा, तो जो पहले उसकी वाइफ सपोज एग्जांपल के लिए 2 घंटे काम करेगी, तो नरेटर रेस्ट करेगा। जब नरेटर काम करेगा तो उसकी वाइफ रेस्ट करेगी, इसलिए पूरी फैमिली जो है वो 2-2 घंटे के रोटेशन से, तो 2 घंटे तो एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, बट नरेटर ये डिसाइड करता है कि अब जो काम जो है वो रोटेशन से किया जाएगा और रेस्ट करेंगे सब। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ, लेकिन अब शिप की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। इन बैड शेप मीन्स वो पूरी तरीके से, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि टूट गया था। इट इज़ नॉट इन अ कंडीशन, अब वो इस कंडीशन में नहीं था टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, आइल एम्स्टर्डम, इसलिए अब उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, कि सबसे पास का जो नियरेस्ट जो आइलैंड होगा आइल एम्स्टर्डम, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जाएंगे। अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, क्योंकि उनके जो सपोर्टिंग जो इंजन्स थे वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लॉन्ग, चांसेस मीन्स उसके जो मौके, तो मौके दें कि अब वहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन पर, वो उस पॉइंट पर जहाँ पर उनको पहुँचना था, तो वहाँ पर पहुँचने के चांसेस बहुत कम थे। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कॉन्टीन्यूसली फॉर 36 आवर, 36 घंटे कंटिन्यूसली मीन्स लगातार 36 घंटे पानी को पंप आउट करने के बाद दे टोक अ साई ऑफ रिलीफ, तब उन्होंने एक साई ऑफ रिलीफ ली, मीन्स संतुष्टि की सांस लेना। Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. बहुत ही कम सेंटीमीटर्स, few centimeters means बहुत ही कम सेंटीमीटर हम बोलेंगे। अब पानी जो है वो पंप आउट करने के लिए बहुत कम बचा था, मीन्स बोट से जो पानी जो था वो उन्होंने पूरा पंप आउट कर दिया था, तो अब पानी जो है बोट में बहुत कम था। They hosted the storm jib as main mast was destroyed. They hosted the storm jib. What is main mast? This is called as a main mast. यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप इस पिक्चर में, so this is called as a main mast. Is a tall pole that supports the sails on a boat or ship. जो सबसे लंबा जो पोल होता है जो शिप को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, so this is called as a main mast. तो दे हॉस्टेज द स्टॉर्म जिप, अब उन्होंने जो स्टॉर्म जो जिप थी उसको उन्होंने हॉस्ट किया, क्योंकि जो मेन मास जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। व्हाट इज स्टॉर्म जिप? जैसे पहले भी मैंने बताया, अ सेल दैट इज यूज्ड इन अ हैवी वेदर कंडीशन, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। दैट इज डिजाइन टू हेल्प सेलर्स नेविगेटर्स, जो सेलर्स और जो नेविगेटर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है इन एडवर्स कंडीशन और स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो उन्होंने क्या किया, वे हॉज द स्टोम जिप, स्टोम जो जिप थी उसको उन्होंने होस्ट किया, क्योंकि जो मेन मास जो था ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, अब 2 दिनों में मीन्स 2 days मीन्स 2 दिनों में पहला मील उन्होंने खाया, मीन्स पहली बार। 2 दिन से वो पूरी तरीके से भूखे थे, 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सम कॉर्न बीफ, कुछ कॉर्न बीफ मीन्स गौ मांस जिसको बोलते हैं, एंड क्रैकर्स। The weather soon started changing and again the black clouds took over by the morning of January 5. द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग, अब मौसम जो है वो सून मीन्स बहुत जल्दी, अभी उनको लगा था कि थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, वो रिलैक्स हो गए थे, लेकिन अब वेदर जो है वो फिर से बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, चेंज होने लगता है, बदलने लगता है अगेन। एंड ब्लैक, और जो काले जो बादल थे वो फिर से ऊपर मंडराने लगते हैं बाय द मॉर्निंग ऑफ January 5,
5 जनवरी तक। हिज सन, उनका बेटा जोनाथन, टोल्ड हिम, उनका बेटा जो जोनाथन वो उनको बताता है दैट ही डिडंट फियर डेथ एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, कि उनको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, जब तक वो साथ में हैं। दिस फिल्ड हिम विद द डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसका ये जो डायलॉग था उनके बेटे का, वो उनको फिर से दृढ़ निश्चय कर देता है, उनको फिर से उन्हें एक एनर्जी आ जाती है टू फाइट द सी, कि वो समुद्र में फाइट द सी से सेंस है कि समुद्र में उनकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आनी थी वो उनको फेस कर सकते हैं। The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened and starboard side. अब जो स्ट्रगल है, संघर्ष उनका कंटिन्यू रहता है एंड द नरेटर ट्राइड, और नरेटर ट्राई करता है हिज बेस्ट, अपना बेस्ट, टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर, जो स्टारबोर्ड मीन्स शिप तो पूरी तरीके से टूटने की कंडीशन में था, जो स्टारबोर्ड जो साइड, जो कमज़ोर जो स्टारबोर्ड साइड थे वो उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। द सेम इवनिंग, और उसी समय नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स थिंकिंग दैट देयर एंड वॉज नियर, और उसी समय नरेटर और उसकी वाइफ एक साथ बैठते हैं थिंकिंग, ये सोचते हुए कि देयर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो अब बहुत पास है, मीन्स अब वो दे विल डाई, क्या उनकी डेथ हो जाएगी, दे विल डाई। His children continuously supported him, उनके जो बच्चे थे वो continuously लगातार उनको सपोर्ट कर रहे थे, which gave him moral support to keep going, जो उनको moral support दे रहे थे। The wave walker sailed through the storm and made it, अब wave walker जो था, वेव वॉकर मीन्स उनका जो शिप जिसका उन्होंने नाम रखा था, सो द वेव वॉकर सेल थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से उनका जो वेव वॉकर था वो लगातार, थ्रू मीन्स बाहर वो चलता जा रहा था, वो उसको चलाते जा रहे थे, एंड नाउ कंटिन्यू वो स्टॉर्म से बाहर आते जा रहे थे। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजिशन वाई वर्किंग ऑन द विंड स्पीड, अब नरेटर ने यहाँ पर विंड स्पीड को यूज़ किया और उनकी जो एग्जैक्ट जो पोजीशन थी कि वो किस जगह पर है उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। वाइल ही वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान होना, दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलना। सू गेव हिम अ कार्ड, तो सू उनकी जो बेटी थी वो उनको एक कार्ड देती है दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली, जो उसने कार्ड बनाया था दैट एक्सप्रेस किया था हर लव, अपना प्यार, एंड ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टेयर द कोर्स टू 185 डिग्री, अब उसके बाद वो लैरी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनसे बोलते हैं कि जो स्टेयर है मीन्स उनका वो शिप का जो स्टेयर होता है ना, उसको 185 की डिग्री पर कोर्स उस तरफ मोड़ दिया जाए। ही सेड, वो कहते हैं दैट इफ़ दे वर लकी, यदि वो लकी हुए, भाग्यशाली हुए, दे could hope to find an island by 5 PM, तो 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक वो उनको एक आइलैंड मिल जाएगा। होप मीन्स आशा होना, तो शाम के 5 बजे तक ये आशा की जा सकती है कि वो एक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। He dozed off and suddenly got up around 6 PM, डोज्ड ऑफ मीन्स झपकी आ जाना, उनको थोड़ी सी झपकी आ जाती है, और सडनली गॉट अप अराउंड 6 PM, और अचानक से वो 6 बजे जागते हैं। He believed, अब उनको विश्वास था that they didn't make it and was disappointed. दे डिडंट मेक इट का मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पर जिस आइलैंड की वो बात कर रहे थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हिज सन केम एंड इन्फॉर्म्ड हिम, उनका बेटा आता है और उनको इन्फॉर्म करता है अबाउट हाउ दे रीच द आइल एम्स्टर्डम आइलैंड एंड कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी बेस्ट कैप्टन। उनका बेटा आता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि वो किस तरह से आइल एम्स्टर्डम पर पहुंच गए हैं, और उनको बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन बोलते हैं। दे रीच द आइलैंड विद द लिटिल स्ट्रगल, और लिटिल स्ट्रगल मीन्स थोड़ी सी संघर्ष के बाद वो उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट मीन्स द पीपल ऑफ दैट आइलैंड,
वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, द होल टीम, द फैमिली एंड द टू क्रू मेंबर्स, पूरी टीम, उनकी फैमिली और जो दो टू क्रू मेंबर्स थे, नेवर स्टॉप ट्राइंग, उन्हें आगे कोशिश करने से मना नहीं किया या स्टॉप नहीं किया। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम, उनका जो स्ट्रगल, उनका जो संघर्ष था वो उनको उन्होंने फाइनली बचा लिया। मीन्स they are saved just because of their hard work and struggle. So now that was the summary of this chapter. ये इस summary थी इस chapter की. Now let's see, अब हिंदी में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कथाकार, राइटर और उसकी पत्नी कप्तान जेम्स कुक की तरह दुनिया भर की यात्रा की योजना बनाते हैं। वे पिछले 16 वर्षों से अपनी समुद्री यात्रा कौशल को तैयार और पूर्ण कर रहे थे। उन्हें एक जहाज़ मिलता है जो 23 मीटर लंबा एंड 30 मीटर टन लकड़ी की पतवार का होता है। उसका नाम वेव वॉकर होता है। वे महीनों तक खराब मौसम में इसका परीक्षण करते हैं। मीन्स फॉर अ मंथ, वो कई महीनों तक उस जहाज़ को वो टेस्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 में वे सभी इंग्लैंड के जो प्लायमाउथ, वहाँ का जो प्लेस है, वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। वे अफ्रीका से केप टाउन के लिए चलते हैं। दैट वाज वेरी प्लीजेंट, जो कि बहुत सुखद यात्रा थी। पूर्व की ओर जाने से पहले कथाकार और दो क्रूमैन लैरी विजिल एंड सर्व सीगलर को काम पर रखा। इसके साथ ही उन्होंने दो क्रूमैन जो थे उनको हायर किया ताकि वो उनको समुद्र की जो कठिन परिस्थितियां जो होंगी हिंद महासागर की, उससे निपटने में मदद मिल सके। दूसरे दिन के दौरान या दूसरे दिन मजबूत और ख़तरनाक लहरों से उनका सामना हुआ। 25 दिसंबर तक वे सभी केप टाउन से 35 किलोमीटर्स पूर्व में पहुंचने का प्रबंध करते हैं। परिवार किसी तरह खराब मौसम को पार करने का प्रबंध करता है और एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। मौसम बदतर के लिए बदलता है। मीन्स वेदर जो है वो और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच जाता है। एंड 2 जनवरी को बड़ी लहरें उन पर आती हैं। वे तूफान जिप को गिराकर जहाज को धीमा करने की कोशिश करते हैं और एक भारी मूर्निंग रस्सी को एक स्टर्न के पार लूप से मारते हैं। मीन्स लूप से उसको बांधते हैं, लेकिन वह ज़्यादा मदद नहीं कर सकती है। मीन्स वो रस्सी जो रोप जो थी वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प नहीं कर पाती है। और वे अपनी जो लाइफ लाइन जो ड्रिल ले जाते हैं, लाइफ लाइन को संलग्न करते हैं, लाइफ जैकेट और ऑयल केस को लेते हैं। बाद में शाम को एक ऊंचाई में सीधी और विशाल लहर से फिर से वो टकराते हैं और कथाकार को जहाज से बाहर फेंक दिया जाता है। जहाज से बाहर फेंक दिया जाता है मीन्स वो लहरें इतनी तेज़ टकराती हैं उनके शिप से कि वो उछल के शिप से बाहर गिर जाता है। वह अपनी मृत्यु के करीब होना स्वीकार करता है और होश खोने लगता है। जब जहाज पलटने वाला होता है तो एक बड़ी लहर फिर से टकराती है और ठीक पीछे मुड़ती है और लेखक की पसलियां और मुंह में चोट आ जाती है। गार्ड रेल पकड़ता है और जहाज के मुख उछाल में वो चला जाता है। वह अपनी पत्नी मैरी को पहिए की रखवाली करने का निर्देश देता है ताकि उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में पानी है। उसका चालक दल पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। राइटर और उसके राइटर जो है वो अपने बच्चों के केबिन में जाता है और उनकी जांच करता है। उनकी बेटी सू उसे अपने सिर पर एक टक्कर के बारे में सूचित करती है जिसे वह अनदेखा कर देता है क्योंकि उसकी मुख्य चिंता जो है वो जहाज़ को बचाने की है। नरेटर गैपिंग होल्स पर वाटर प्रूफिंग करता है। इससे पानी दाहिनी ओर विचलित हो जाता है और मलबे के कारण जो हैंड पंप जो होता है ना वो रुक जाता है। बिजली पंप शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। हालांकि बाद में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप कहीं से ढूंढ कर लाता है और पानी निकलने के लिए उसको कनेक्ट करता है। वे सभी रात भर पानी को पंप आउट करते हैं, पानी को बाहर निकालते रहते हैं। वे मदद के लिए मेडे कॉल्स भेजते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है क्योंकि वो दुनिया के सबसे दूर के कोने में है। दूसरी ओर सू की अब सूजी हुई काली आँख और हाथ में गहरा घाव है। उसके पिता द्वारा उनकी चोट के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है, जब वो राइटर अपनी बेटी से पूछता है कि उसने अपनी चोट के बारे में उसने क्यों नहीं बताया,
तो वो क्या जवाब देती है? वह नहीं चाहती थी कि वह चिंता करें क्योंकि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। 15 घंटे के बाद स्थिति जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाती है। राइटर अब रोटेशन का काम करने का फैसला करता है और आराम करता है। जल स्तर जो था वो कंट्रोल हो जाता है और जो रिसाव जो होता है वो जल रेखा के नीचे था। जहाज़ अब खराब स्थिति में है। यह ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वे एक निकटतम एक पास का जो आइलैंड जो था आइल एम्स्टर्डम, वहाँ पर रुकने का वो कोशिश करते हैं, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार था। चूँकि उनके सहायक इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए जहाज़ अपने गंतव्य मीन्स जो डेस्टिनेशन पर था वहाँ पर पहुँचने की कंडीशन में नहीं था। 36 घंटे तक लगातार पानी निकलने के बाद उन्हें अब राहत की सांस ली। नाव से बाहर निकालने के लिए केवल कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था। उन्होंने तूफान जिप फहराया क्योंकि मेन मास्ट नष्ट हो गया था। उन्होंने 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया, कुछ मक्के के गौमांस के और पटाखे। मौसम ने जल्दी बदलना शुरू कर दिया और 5 जनवरी की सुबह तक काले बादलों ने फिर से कब्जा कर लिया। उनके बेटे जोनाथन ने उन्हें बताया कि जब तक वे सभी साथ हैं तब तक उन्हें मृत्यु का डर नहीं है। उसने उसे समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प से भर दिया। मीन्स जब उनका बेटा ये डायलॉग बोलता है तो वो फिर से, जितना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था, हताश हो गया था, वो फिर से एकदम से फर्म डिटरमाइंड हो जाता है एंड नाउ रेडी टू फाइट द सी। और समुद्र में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संघर्ष जारी रहा और वर्णनकर्ता ने कमज़ोर स्टारबोर्ड पक्ष की रक्षा करने की पूरी कोशिश की और उसी शाम राइटर और उसकी पत्नी हाथ पकड़कर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब उनका जो अंत है, उनकी जो डेथ है, अब वो निश्चित है। उनके बच्चों ने लगातार उनको सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नैतिक समर्थन मिला। वे वो कर तूफान के माध्यम से रवाना हुआ और इसे आगे बनाया। इसके बाद राइटर जो हवा की गति, जिसको हम विंड स्पीड बोलते हैं, काम करने के लिए अपनी सटीक स्थिति की गणना की, राइट करेक्ट एग्जैक्ट पोजीशन बताई। जब वह विचार मंथन कर ही रहा था, सोच ही रहा था, तभी सू ने उसको एक कार्ड दिया, उनकी बेटी ने, जिसने परिवार के प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए बनाया था। उन्होंने लैरी को पाठ्यक्रम के 185 डिग्री तक चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे अगर भाग्यशाली रहे तो वे शाम 5 बजे तक द्वीप पहुंचने में उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें नींद आ गई और शाम करीब 6 बजे अचानक वो उठे। उनका मानना था कि उन्होंने इसे नहीं मनाया और वे निराश थे। नहीं मनाया मतलब है, उनको लग रहा था कि वो जिस आइलैंड की बात कर रहे थे, जो नियरेस्ट आइलैंड था, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके बेटे ने उन्हें आकर बताया कि कैसे आइल एम्स्टर्डम द्वीप पर वो पहुंच चुके हैं और उन्हें बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन कहता है। थोड़े संघर्ष और वहाँ के निवासियों की मदद से, मीन्स जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो लोकल जो पीपल होते हैं, उनकी मदद से वो द्वीप पर पहुँचते हैं और पूरी टीम, परिवार और जो 2 क्रू मैन थे, वो अपनी कोशिशों को करना नहीं छोड़ते हैं। स्ट्रगल उनका जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है और कड़ी मेहनत ने आखिरकार उन्हें बचा लिया। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पाठ्यक्रम जो स्टीयरिंग वर्ड था ना, उसको यहाँ पे पाठ्यक्रम मिसप्रिंट हो गया है। मीन्स उन्होंने लैरी को निर्देश देते हैं कि उनका जो स्टीयरिंग था उसको 185 डिग्री पर वो उसको राउंड कर दिया जाए, उसको घुमा दिया जाए। सो दैट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी। चैप्टर की जो समरी थी वो हिंदी में थी। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स सी द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब हम स्टोरी का मोरल भी देख लेते हैं। It is importance of the unity, resilience and hope in the face of adversity। ये इसका जो मोरल है, ये स्टोरी हमें बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता का जो महत्व, जो एकता की जो ताकत होती है उसके बारे में बताती है, रेजिलियंस बताती है एंड होप इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, कि किस तरह से जब हमारे सामने एडवर्सिटी हो, बैड कंडीशन हो, तो हमें किस तरह से उनको फेस करना चाहिए। द स्टोरी इज़ अबाउट द सेड फैमिली
ये जो स्टोरी है वो एक सेठ फैमिली की है, मीन्स बिजनेसमैन की है। देयर क्रू, उनके जो क्रू जो थे, हु फेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस एट द सी, जो सी में, समुद्र में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं, सर्वाइव्ड थ्रू देयर करेज, और अपने करेज, साहस, डिटर्मिनेशन और म्यूचुअल सपोर्ट से उसको वो कंट्रोल करते हैं और फेस करते हैं। तो मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस एनी सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो भी सर्कमस्टांसेस आती हैं उनको हमें फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, अगर हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के एक दो लोग ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को फेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नाउ सी सम लेसन्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम द स्टोरी। मैसेज के साथ साथ हम एक इसमें हमें क्या लर्निंग मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है, उसको भी देखते हैं। द पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी का पावर, शक्ति क्या है। द स्टोरी शोज हाउ द कलेक्टिव पावर ऑफ द यूनिटी, ये स्टोरी हमें बताती है कि एकता की जो शक्ति होती है और जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास होता है, कैन हेल्प पीपल टू सर्वाइव एंड ओवरकम चैलेंजेस, वो लोगों को सर्वाइव करने के लिए और जो चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको जीतने में मदद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ होप, होप की इम्पोर्टेंस क्या होती है। द स्टोरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप, होप की जो इम्पोर्टेंस होती है उस पर एम्फेसाइज करती है, उस पर स्ट्रेस देती है, उसके बारे में बताती है। एंड द पोजीशन, और वो पोजीशन, एटीट्यूड इन ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़, और जो हमारे सामने जो परिस्थितियाँ, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको ओवरकम करने के बारे में बताती है। द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड की शक्ति क्या होती है। द स्टोरी हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली बॉन्ड्स, कि जो हमारा जो फैमिली बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति के बारे में बताती है। हाउ द राइट पीपल बाय योर राइट साइड कैन हेल्प यू ओवरकम एनी प्रॉब्लम, कि किस तरह से अगर आपके पास, आपके आसपास, आपके राइट साइड, आपके लेफ्ट साइड में, तो अगर सही लोग हैं तो वो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स में ओवरकम कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं उससे बाहर निकालने में। द वैल्यू ऑफ परसिवियरेंस, परसिवियरेंस की वैल्यू क्या होती है। द स्टोरी शोज हाउ परसिवियरेंस एंड ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावादी होना, होप जिसको हम लोग बोलते हैं। डोंट थिंक ऑलवेज निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए या हमेशा निगेटिव। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं, बट कुछ लोग को हमेशा निगेटिव सोचना होता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। द स्टोरी शोज हाउ परसिवियरेंस एंड ऑप्टिमिज्म, जो परसिवियरेंस और जो ऑप्टिमिज्म है, कैन हेल्प पीपल, वो लोगों के हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ओवरकम स्ट्रेस एंड डिफ़िकल्टी, स्ट्रेस और डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, उससे जीतने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।